हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं पार्ट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्लास 10th एनसीईआरटी। तो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक जो हमने देखा था वो था क्रॉप में हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज़। इन दोनों में क्या फ़र्क है, और क्योंकि ये एग्ज़ाम में मतलब कई बार शॉर्ट नोट में इसको पूछ लेते हैं कि कीप स्केल और कीप इमेज साइज़ में क्या डिफरेंस है। तो इसी को हम देख रहे हैं अभी। पहले है हमारा कीप स्केल। कीप स्केल में हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी इमेज को क्रॉप करते हैं तो क्रॉप करने के बाद जो इमेज का प्रपोर्शन है वो बिल्कुल सेम रहेगा। प्रपोर्शन या एस्पेक्ट रेशो भी हम कह सकते हैं, या जूम की जो परसेंटेज है वो भी सेम रहती है। इसमें क्या है कि उसकी विड्थ और हाइट का जो प्रपोर्शन है वो सेम रहेगा। क्रॉप करने से पहले जो था, क्रॉप करने के बाद भी वो इस तरीके से हो जाएगा कि प्रपोर्शन मेंटेन रहेगा। कीप स्केल में इमेज का साइज़ इसमें चेंज हो सकता है, पर जो इसमें स्केल है वो सेम रहेगा, और जो इमेज है वो स्ट्रेच नहीं करेगी। जो मैंने की पॉइंट लिखे हुए हैं इनसे एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कीप स्केल में क्या जो इमेज है वो क्रॉप होने के बाद स्ट्रेच होती है। तो आप ध्यान रखें, कीप स्केल में इमेज स्ट्रेच नहीं होती, जो स्केल है वो सेम रहेगा। इमेज की साइज़ में फ़र्क आ सकता है क्रॉप होने के बाद, पर प्रपोर्शन और जूम ये सब चीज़ें उसकी सेम रहती हैं। नेक्स्ट है आपका कीप इमेज साइज़। कीप इमेज साइज़ का मतलब क्या है कि जो इमेज का साइज़ है वो मतलब सेम रहेगा क्रॉप होने से पहले और क्रॉप होने के बाद। अगर आप इमेज का साइज़ देखेंगे तो वो आपको सेम ही नज़र आएगा। तो वो होता कैसे है कि इमेज जो है वो स्ट्रेच हो जाती है, जूम हो जाती है अपने अकॉर्डिंग। जिस तरीके से भी उसको अगर साइज़ लग रहा है तो उस अकॉर्डिंग वो स्ट्रेच हो जाएगी या जूम हो जाएगी, पर जो इमेज का साइज़ है वो सेम ही रहेगा। क्रॉप होने के पहले जो था वही सेम साइज़ रहेगा क्रॉप होने के बाद। तो ये है आपका कीप इमेज साइज़। इसमें स्केल सेम नहीं रहता। जो आपका पीछे जो मैंने करवाया है उसमें कीप स्केल वाले में स्केल सेम रहता है, और इसमें इमेज स्ट्रेच भी कर सकती है या जूम भी कर सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपने क्रॉप किस हिसाब से कर रखा है, लेफ़्ट राइट से क्रॉप करा है, कैसे करा है। तो ये आपका कीप इमेज साइज़। दोनों को डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़रूर कर लेना है, और ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन रीसाइजिंग एन इमेज। रीसाइजिंग का मतलब क्या होता है, जब भी आप कभी किसी इमेज का कोई साइज़ में चेंज करना चाह रहे हो, आप चाहे उसको इंक्रीज़ करना चाह रहे हो या कम करना चाह रहे हो, दोनों ही केसेस में, तो उसको जो टर्म यूज़ करते हैं हम बोलने के लिए वो होती है रीसाइजिंग। ये प्रोसेस है जिससे हम रिड्यूस कर सकते हैं, एनलार्ज कर सकते हैं क्या चीज़, साइज़ ऑफ द इमेज। और ये इजी और क्विक वे जो इस काम को करने का होता है वो होता है कि आप जो साइजिंग हैंडल्स दे रखे हैं इमेज के उसको यूज़ करें। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम लगा रखा है, आप देखें जैसे ये एक ट्रायंगल है, तो इसमें जो आपको साइड में जो ये सर्कल्स दिख रहे हैं, 3 4 5 6 7 सर्कल जो दिख रहे हैं, इस तरीके से ही कई जगह पर यहाँ पर स्क्वायर बना रखे होते हैं। तो इनसे आप साइज़ को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपकी साइजिंग हैंडल है। और रीसाइजिंग करने के लिए अगर सबसे ईजी मेथड पूछेंगे तो वो आप साइजिंग हैंडल की हेल्प से रीसाइज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है हाउ टू डिलीट एन इमेज। किसी भी इमेज को अगर आपने डिलीट करना है तो बहुत सिंपल है, आपने जस्ट उस इमेज को सेलेक्ट करना है और उसके बाद कीबोर्ड में एक की पे लिखा होता है डिलीट, आपने वो की प्रेस कर देनी है, आपकी इमेज जो है वो डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट। ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास बहुत सारी शेप्स हैं, 3 4 शेप्स हैं, वो अलग अलग है, आप कोई प्रॉपर्टी अगर लगा रहे हो तो पहले एक पे लगा रहे हो फिर दूसरे पे लगा रहे हो। हम चाहते हैं कि हम क्यों ना इन्हें ग्रुप करके एक पर्टिकुलर इनका एक ग्रुप बना दें, जिससे हम जो भी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं या जो भी हम काम कर रहे हैं वो सभी शेप्स के ऊपर इकट्ठा अप्लाई हो, वो एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करें। तो वहाँ पर हम इस कंसेप्ट को यूज़ करते हैं। इससे बोला भी है कई बार जो है अगर इमेजेस ओवरलैप कर रही हों तो हमें लगती वो है कि अलग अलग हैं, बट वो एक्चुअल में एक सिंगल एंटिटी, क्योंकि हमने ग्रुप बना रखा होता है उसका। तो इसमें 4 ऑप्शन होते हैं। जब भी हम ग्रुप वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे वहाँ पे हमें 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप, एग्जिट ग्रुप। ग्रुप मतलब कि उन शेप्स को एक सिंगल एंटिटी बनाना, अनग्रुप उन्हें वापस से अलग अलग कर देना। एंटर ग्रुप, मान लो पहले 5 शेप थी, उनका आपने ग्रुप बना रखा है, अब कोई नई शेप भी आई है और आप उसको ग्रुप में ऐड करना चाह रहे हो तो आप एंटर ग्रुप यूज़ करोगे। और एग्जिट ग्रुप, एक ग्रुप बना हुआ है उसमें 5 या 6 शेप हैं, अब उसमें से एक शेप को आप बाहर निकालना चाह रहे हो ग्रुप से, तो उसके लिए आप एग्जिट ग्रुप को यूज़ करोगे। अब मैंने यहाँ पर आपको बता भी रखा है फॉर्मेट जो मेन्यू है, जितने भी मेन्यू और कमांड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन हर बार देखने को मिलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछें कि जो ये ग्रुप करने वाला ऑप्शन है किस मेन्यू में मिलेगा, तो ये फॉर्मेट मेन्यू में मिलेगा। लास्ट ऑप्शन है ग्रुप, और जब आप इस ग्रुप पे क्लिक करते हो तो आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ग्रुप, अनग्रुप, एंटर ग्रुप और एग्जिट ग्रुप। अच्छा, अब जब आप ग्रुपिंग करते हो, ग्रुपिंग करते हुए आपके पास मान लो 4 शेप्स हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम।
तो जब आप इनका ग्रुप बनाने लगोगे तो पहले एक बारी में आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखो और लेफ़्ट क्लिक से पहली शेप पे क्लिक करो, उसके बाद आप दूसरी शेप पे क्लिक करो, फिर तीसरी पे, फिर फोर्थ शेप पे। तो आप देखोगे चारों तरफ जो है एक स्क्वायर फॉर्म का साइजिंग हैंडल्स आ जाएंगे और उसके बाद आपने फॉर्मेट में जाके ग्रुप पे क्लिक करके फिर ग्रुप पे क्लिक करना है जब चारों तरफ उसके हैंडल्स आ जाएं सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पोजीशनिंग ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट। अगर पूरे यूनिट की बात करें तो 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कई बार एग्ज़ाम में, और पूरी यूनिट में हम इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हो इसे, क्योंकि इसमें 4 पॉइंट्स हैं और 4 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम मिल पाते हैं। तो इसको करते हैं। इसमें है कि जो पोजीशनिंग ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू टेक्स्ट, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास इमेज भी है टेक्स्ट भी है, तो वो दोनों आपस में किस तरीके से अरेंज होंगे, टेक्स्ट की किस तरफ रहेगा, इमेज किस तरफ प्लेस्ड होगी, ये सब चीज़ें। और ये कंट्रोल करने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट और टेक्स्ट रैप। तो ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो कि जो लिब्रे ऑफिस राइटर की स्क्रीन है, तो यहाँ पर जहाँ पे एरो नज़र आ रहा है वो एंकरिंग का निशान है, जिसके अंदर आगे 3 ऑप्शंस और हैं जो आपको तब विजिबल होंगे जब आप जो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल दे रखी है इस पर क्लिक करोगे, जो ब्लैक कलर की दिख रही है आपको साथ में। साथ ही साथ टेक्स्ट रैप के आप ऑप्शन देख रहे हो, 6 ऑप्शन टेक्स्ट रैप के हैं। अलाइनमेंट के ऑप्शन भी 6 ही हैं, वो जब आप इस पर क्लिक करोगे आपको तब दिखाई देंगे। और अरेंजमेंट के भी हमारे पास 6 ही ऑप्शन है। टेक्स्ट रैप में आप जो देख रहे हो कि एक ब्लू बॉक्स दिख रहा है और कुछ लाइंस लगी हुई हैं, इन लाइंस का मतलब है कि टेक्स्ट, और जो ब्लू बॉक्स है इसका मतलब है इमेज, कि टेक्स्ट कैसे नज़र आएगा और इमेज कैसे आएगी वो आप डायग्राम में देख सकते हो। शुरू करते हैं इसको। तो पहली बात तो जैसे हमने क्या किया था, स्टाइल्स की कैटेगरीज हुआ करती है 6 कैटेगरीज, तो जब उनको उनकी कैटेगरीज को स्क्रीन पे उनके ऑप्शन देखने होते थे तो हमारे पास 3 तरीके होते थे, F11 की या फिर स्टाइल मेन्यू हम यूज़ करते थे, या एक तरीका होया करता कि हम साइड बार से भी उसको देख सकते थे। ये 3 तरीके थे। सेम इसी तरीके से जो आप ये ऑप्शंस देख रहे हो स्क्रीन पर, एंकरिंग, टेक्स्ट रैप, अलाइनमेंट, अरेंजमेंट, जो ये ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं ये आपको तभी विजिबल होंगे जब आप इन 3 में से कोई एक काम करेंगे। पहला तरीका उनको लाने का क्या है, फॉर्मेट मेन्यू। दूसरा तरीका कंटेक्स्ट मेन्यू। कंटेक्स्ट मेन्यू का मतलब होता है कि आप राइट क्लिक करें माउस से, उसी को बोलते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू। तीसरा तरीका है आप ड्राइंग ऑब्जेक्ट से भी इन ऑप्शंस को लेके आ सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला करते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट हम कब यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 4 इमेजेस हैं, रोम्बस है, सर्कल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, और आप चाह रहे हो वो आपस में ओवरलैप कर रही हैं, उनका कुछ पार्ट दूसरी इमेज के ऊपर प्लेस हो रखा है। आपको ये डिसाइड करना है कि इन चारों शेप में से कौन सी शेप सबसे आगे दिखाई दे, कौन सी पीछे दिखाई दे, कौन सी सबसे पीछे दिखाई दे। तो इस तरीके की जो सेटिंग करनी है वो हम अरेंजमेंट ऑप्शन से यूज़ करते हैं उसमें। और इसमें 6 ऑप्शंस हैं, ये आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, ये वाले सारे आइकन। पहला ब्रिंग टू फ्रंट का ये आइकन है, फॉरवर्ड 1 का ये आप सारे देख लो, इस तरीके से ही होते हैं। सेंड टू बैक का मतलब है सबसे पीछे भेज देना, फॉरवर्ड 1 का मतलब है एक स्टेप आगे, बैक 1 का मतलब है एक स्टेप पीछे, ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब होता है सबसे आगे ले आना एक ही बारी में। 2 फोरग्राउंड और 2 बैकग्राउंड, ये दोनों ऑप्शन कब यूज़ होते हैं, जब आपके पास टेक्स्ट भी लिखा हो और इमेज भी हो, तभी ये 2 ऑप्शन यूज़ होंगे। 2 फोरग्राउंड का मतलब क्या है कि इमेज आपकी आगे आ जाए, टेक्स्ट पीछे रह जाए। और 2 बैकग्राउंड का मतलब क्या है कि टेक्स्ट आगे दिखाई दे और जो आपकी इमेज है वो बैकग्राउंड में चली जाए। नेक्स्ट है, अब जो आपको मैंने बताया है ये सब इसमें पॉइंट में लिखा भी हुआ, आप इसको रीड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका एंकरिंग। एंकरिंग क्या है, ये एक रेफरेंस पॉइंट है। जब भी हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो हमें वही एरो वाला सिंबल जो मैंने आपको दिखाया था एंकरिंग का सिंबल, वो वहाँ पर प्लेस हो जाता है जहाँ पर भी आप इमेज इंसर्ट करते हो। आप एंकरिंग और अलाइनमेंट ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। जैसे ही आप कोई एक एंकर पॉइंट चूज़ कर लोगे, उसके बाद आप अलाइनमेंट में से 6 सेटिंग्स में से कोई एक सेटिंग चूज़ करोगे कि एंकर पॉइंट अगर आपका पैराग्राफ आपने चूज़ कर रखा है तो अलाइनमेंट क्या लेनी है आपको, लेफ़्ट लेनी है, राइट लेनी है, मिडल लेनी है। तो पैराग्राफ के लेफ़्ट में, पैराग्राफ के राइट में, पैराग्राफ के सेंटर में, मिडल में, टॉप में, इस तरीके से जो आपकी इमेज है वो प्लेस हो जाएगी। नेक्स्ट है ये एरो, मैंने आपको बताया भी था ये एंकरिंग का सिंबल है, और 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 पैराग्राफ, 2 कैरेक्टर, एज कैरेक्टर। एग्ज़ाम में इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही आती है तो आप उस तरीके से इसको लर्न कर लेंगे। साथ ही साथ अगर बाय डिफ़ॉल्ट पूछें किस पे टिक होता है तो आप 2 पैराग्राफ पे टिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट। नेक्स्ट है आपका अलाइनमेंट। अलाइनमेंट और अरेंजमेंट, अलाइनमेंट और एंकरिंग ये दोनों साथ साथ काम करते हैं, आप इसी का ध्यान रखें। अलाइनमेंट में क्या है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, इमेज वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली अगर हम देखें तो वो अपने एंकर पॉइंट के हिसाब से किस तरीके से सेट होगी, इसमें लिखा रखा है ये एंकर वर्ड, क्योंकि ये दोनों साथ साथ काम करते हैं। तो अलाइनमेंट के जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो 6 ऑप्शंस होते हैं। पहला है लेफ़्ट, सेंटर, राइट, और जो अगर हम नीचे वाला ऑप्शन देखें तो टॉप, मिडल एंड बॉटम। तो इसमें से पहले आप एक एंकर पॉइंट चूज़ करोगे। आपका एंकर पॉइंट अगर आपने पैराग्राफ चूज़ करा है या कैरेक्टर चूज़ करा है उसके अकॉर्डिंग फिर आप अलाइनमेंट में से एक ऑप्शन लोगे
और उन दोनों को मिलाकर फिर इमेज अपनी टेक्स्ट रैपिंग, जिसमें क्या है, इट मीन्स प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। और जिससे हमारे पास 6 ऑप्शंस हैं। ये कौन से वाला है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ बैक करके। ये देखिए, जो ये आपको 6 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ये टेक्स्ट रैप के हैं, जिसमें इमेज कैसे रहेगी, टेक्स्ट ऊपर नीचे रहेगा या साइडों में भी रहेगा या पैरेलल रहेगा, किस तरीके से रहेगा, वो सारा बता रखा है। तो इसको हम समझते हैं एक बार, ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं 1-2 बार। तो ये देखिए, इसके ये सारे टूल लिखे हुए हैं। पहले का नाम है रैप ऑफ। रैप ऑफ का एक सेकंड नेम भी है नन, वो मैंने साइड में लिख दिया है। इसमें कैसे रहेगी इमेज, इस बार जो क्वेश्चन आया हुआ था वो 2 नंबर में यही पूछा हुआ था कि रैप ऑफ में कैसे इमेज रहती है और रैप थ्रू में कैसे रहती है। तो रैप ऑफ का सेकंड नेम नन है, जिसमें टेक्स्ट अबव और बिलो रहेगा, मतलब बीच में इमेज रहेगी। ऐसे ही पेज रैप, जिसका सेकंड नेम है पैरेलल, उसमें अराउंड रहती है, इमेज के अराउंड में रहती है। अगर आप इमेज को मूव करोगे तो उसी अकॉर्डिंग टेक्स्ट भी आपका रीअरेंज होता रहेगा। ऑप्टिमल में क्या है, अगर स्पेस इमेज और मार्जिन में 2 सेंटीमीटर से कम है तो टेक्स्ट उस साइड पे नहीं रहेगा। ऑप्टिमली खुद से जो सबसे बेस्ट इसको लगता है उस अकॉर्डिंग सेट कर देता है। रैप लेफ्ट का सेकंड नेम है बिफोर, और उसमें टेक्स्ट लेफ़्ट साइड में रहेगा इमेज के। और रैप ऑफ आफ्टर में क्या है, टेक्स्ट राइट साइड में रहेगा, यानी कि इमेज पहले आएगी। और रैप थ्रू का मतलब क्या होता है, सुपर इम्पोजेज द इमेज ऑन दी टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर इमेज आ जाएगी। इसका नुकसान क्या है, अगर टेक्स्ट के ऊपर इमेज आ जाएगी तो हमें जो उसका टेक्स्ट है वो अच्छे से विजिबल ही नहीं होगा, तो ये इसका नुकसान है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिजिटल इमेज, हाउ कैन यू क्रिएट वन। ये डिजिटल इमेज कौन सी है, कोई भी फ़ोन में आपके फ़ोटो है, कंप्यूटर में है, लैपटॉप में है, तो इस तरीके की हम जो फ़ोटोज़ होती हैं जो डिजिटली हैं उन्हीं को हम बोलते हैं डिजिटल इमेज। ये पिक्सल से मिलके बनी होती हैं, और कई सारी जो एक्सटेंशन है डिफरेंट इमेजेस फाइल के लिए होती हैं। GIF फाइल होती हैं, JPG होती है, JPEG भी है, PNG है, BMP है। और आप क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप क्रिएट कैसे करोगे। क्रिएट करने का तरीका क्या है कि आप कैमरा से फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, स्कैनर से, या जो भी कोई इमेज डिवाइस आपको लग रहा है वहाँ से आप ले सकते हो। नेक्स्ट है गिव टू एग्जांपल वेयर इंस्टेड ऑफ स्टाइल मैनुअल फॉर्मेटिंग इज़ बेनिफिशियल। पूछा ये गया है कि जो हम स्टाइल्स यूज़ करते थे जिसमें हम फॉर्मेटिंग को सेव करवा के रखते, जब कभी हमें उस तरीके का काम करना होता था तो हम वही स्टाइल अप्लाई कर दिया करते, हमारा टाइम बच जाया करता, एफर्ट बच जाया करते, कंसिस्टेंसी आया करती थी। तो अब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सिचुएशन आपने बतानी है जहाँ पर मैनुअल तरीका सही है स्टाइल्स को यूज़ करने की जगह। तो पहला क्या है कि अगर आपने एक बहुत छोटे डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग लगानी है तो आप वहाँ पे स्टाइल बनाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, आप आराम से मैनुअली काम कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि अगर आपने जो फॉर्मेटिंग लगानी है वो एक ऐसी फॉर्मेटिंग है जो बड़ी स्पेसिफ़िक है, जो कभी फ्यूचर में रिपीट ही नहीं होने वाली, आपको कभी उस तरीके की फॉर्मेटिंग करनी ही नहीं होगी, तो उसके लिए स्टाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप मैनुअली वो काम कर दो, क्योंकि वो बहुत स्पेसिफिक है। डैट वॉन्ट बी रिपीटेड एल्सवेयर। तो वहाँ पर अगर आप मैनुअल फॉर्मेटिंग लगाओगे वो आपको बड़ी ईजी पड़ेगी, क्विक पड़ेगी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे।